नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब आपको सीधे हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में लिए चलते हैं, जहां पर कार्रवाई जारी है। याददाश्त बहुत तेज है। नज़दीकी हल्के से हम पता नहीं कैसे भूल गए। तो मैं आपके माध्यम से इस दोनों समाज के लिए एससी और बीसी को ध्यान में रखते हुए इसको दोबारा बजट पर प्रावधान किया जाए। हम तो सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन मेहनती और गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे, परंतु आज इनकी अनदेखी हुई। दोबारा से फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात लाना चाहता हूं कि इनकी तरफ दोबारा ध्यान दिया जाए। इन दोनों वर्गों के बगैर किसी भी सेक्टर में कौन है आप बैठो, बीच में नहीं। आप जवाब तो देंगे, बाद में सारी चीजों का जवाब देंगे ना। ऐसे बीच में नहीं, कंटिन्यूस करो आप। के सब लोग अपने एक मीटिंग अध्यक्ष जी सारे प्रश्न आप रखेंगे, जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे पूरा तसल्ली बख्श जवाब देंगे। तो हाँ नहीं बिल्कुल सारों का जवाब देंगे। आपको पता है बहन जी, आप सीनियर मेंबर हैं, अब लास्ट में जवाब दिया जाता है सारी बातों का। इन दोनों वर्गों के ऐसे बीच में थोड़ी जवाब दिया और बीसी वर्ग के बगैर किसी भी सेक्टर में कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। मेरा इन वर्गों के लिए ध्यान रखें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। अध्यक्ष जी, एक में अपना थोड़ा सा हो रहा है, उस दिन मैं लेट हो गया। मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था नीलोखेड़ी में उपमंडल बनाने के लिए, पर एक करनाल में आंसी रोड से एक नमस्ते चौक तक सड़क जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी जनता फैन है और एक हल्का एक एरिया शिव कॉलोनी, वहाँ गरीब लोग रहते हैं जो हर रोज़ वहाँ सड़क के में जो 3-3 फुट के गड्ढे हैं चोटिल का शिकार होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच संज्ञान में लिया था। उस दिन मेरी गाड़ी वहाँ ख़राब हो गई थी, उसके कारण मैं ये क्वेश्चन नहीं लगा पाया। नीलोखेड़ी में उपमंडल की जो 1965 और 66 में नीलोखेड़ी जहाँ राजधानी बननी थी, वहाँ आज एक उपमंडल के लिए नीलोखेड़ी की जनता तरस रही है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैंने नीलोखेड़ी की जो सड़कें, पानी, सीवरेज की जो वहाँ दिक्कत है, उसके लिए 2 साल पहले 16 करोड़ का बजट के एस्टीमेट दिए थे, जो आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। वहाँ नीलोखेड़ी की जनता त्राई जैसे बच्चों को सड़कों पर जाना, बुजुर्गों को जाना, और वहाँ सड़कें की इतनी खस्ता हालत है कि आप एक बार उसका एक बार दौरा करवाएं किसी से, या एक बार उसको संज्ञान में लेकर देखें। और नीलोखेड़ी को वहाँ आज जैसे महंगाई बढ़ गई, 2 साल पहले 16 लाख का था, आज वो 16 करोड़ का था, जो वो 20 करोड़ में भी नहीं बनने वाला। तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और अध्यक्ष जी, एक मेरी करबद्ध प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से, कि जो रिटायर्ड कर्मचारी थे, जो इतने दिनों से उनकी पेंशन लागू हो रही थी, आज वो बंद है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों को जरूर दोबारा से पेंशन लागू करें। और एक सबसे बड़ी समस्या है, जो 100% हैंडीकैप्ड हैं कर्मचारी, ज़्यादातर उसमें टीचर हैं, वो घर से 150-200 किलोमीटर दूर पे हैं। उनके लिए तो खासकर कोई ऐसी रिलैक्सेशन दिए जाए उसमें कि वो टीचर अपने घर के पास, अपने डिस्ट्रिक्ट में आए, क्योंकि उनके लिए एक आदमी अलग से वहाँ उनकी सेवा के लिए लगे हुए। 100% हैंडीकैप्ड जो है, उन टीचरों को अपने डिस्ट्रिक्ट में लिया जाए, नज़दीक के स्थान पे। मेरा धन्यवाद। आप सब धन्यवाद। श्री राम कुमार गौतम जी, श्री ईश्वर सिंह जी। डिप्टी स्पीकर सर, मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। राज्य सरकार ने 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
ये पिछले मुकाबले में सर 15.6% है। समूचे समाज के लिए उत्थान का बजट है, ये कर मुक्त भी है और विशेष करके ये महिला दिवस के ऊपर पेश किया गया। इससे साबित होता है कि महिलाओं के प्रति उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। सर, ऐसी कहावत है कि समाज अधूरा है यदि हम महिलाओं का सशक्तिकरण के अंदर कोई थोड़ी ढील रखेंगे या कमी रखेंगे। जिस प्रकार से एक पक्षी एक पांख से अपनी उड़ान नहीं भर सकता, समाज के अंदर भी एक ऐसा दूसरा पंख है कि बिना महिला के समाज का भरपूर होना, उसकी समृद्धि होना असंभव है। तो उसके उत्थान के लिए हमारे जेजेपी पार्टी ने हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। मौजूदा हमारी गठबंधन की सरकार है, उसके साथ ही सहमति हुई। 33% के डिपो जो डिपो होल्डर थे 33% रिजर्वेशन कर दी महिलाओं के लिए। 50% महिलाओं के लिए पंचायत के अंदर प्रावधान रखा कि इनको जगह दी जाए। हर किसी की थाली के अंदर कुछ ना कुछ परोस के दिया है इस बजट के अंदर। मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। सर, गरीब व्यक्ति सबसे ज़्यादा अहम, अमीर और जिसके पास साधन संपन्न लोग हैं वो तो समय भी निकाल सकते हैं 6 महीने, साल, 2 साल का, परंतु जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, ये अंत्योदय के ऊपर आती है बात कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है वो जहाँ खड़ा है, जो चीज़, जो वस्तु पहले व्यक्ति को, पंक्ति वाले को मिली है, उसी रेशों के अंदर लास्ट के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी उतनी ही मात्रा में मिले तो सही मायने में राज करने का उद्देश्य पूरा होता है। और इसी को अंत्योदय कहते हैं। परिवार उत्थान अंत्योदय का भाव भी यही है। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। ये समाजवाद का और एक सम बराबर सबको साथ लेकर चलने का विकल्प है। तो ऐसी भावनाओं के साथ इस बजट को पेश किया गया कि इसके अंदर हर व्यक्ति का ख्याल रखा है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो जो है शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का है, चाहे वो व्यापारी है, छोटा है, बड़ा है। मैं इस बात को यहाँ एक बात से सहमत थोड़ा सा ये कहूँगा, जैसे इस भाई ने कहा कि खास करके शेड्यूल कास्ट के लिए जो वंचित वर्ग का एक हिस्सा है और उसको वंचित वर्ग के हिस्से के अंदर ही देखा जाता है, उसमें सर 2008 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया था कि हम 100 गज के प्लाट हर व्यक्ति को देंगे। आज तक मेरे पास ये आंकड़े हैं कि कोई भी सरकार आई, कोई भी गई, सिर्फ 56% भी पूरे नहीं कर पाई। आज भी 46%, 54% कर पाए। 46% जो लोग भूमिहीन हैं, जिसके पास कोई समर्था नहीं है प्लाट खरीदने की, ज़मीन खरीदने की, एक घर के अंदर 3-3, 4-4 फैमिली ज्वाइंट इकट्ठी हो रही हैं, नरक जीवन जीने हैं। तो वो जो प्लाट की हमारी प्रथा थी 100 गज के प्लाट देने की, वो मंदम ही नहीं, वो बंद हो गई है। सरकार के पास मैंने भी पहले प्रश्न भी उठाया था कि इसको चालू करो। वो कहते हैं कि इसका प्रावधान ये है कि पंचायतों के पास ज़मीन नहीं है। जब पंचायत के पास ज़मीन नहीं है तो आप हुड्डा के लिए सेक्टर काटते हो, हाउसिंग बोर्ड के लिए काटते हो, कोई सरकारी प्रावधान के लिए ज़मीन एक्वायर करते हैं तो इनके लिए भी ज़मीन एक्वायर कर दो। 100 गज प्लाट की क्या ऐसी विडंबना है कि वो हो नहीं सकते। और एक और भी है कि पंचायत की ज़मीन यदि नहीं है, गांव के साथ दूर है, उसका ट्रांसफ़र कर दो। ये तो सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं, उसका ट्रांसफ़र करके उसमें 100 गज के प्लाट काटे जा सकते हैं। तो इसका प्रावधान जरूर होना चाहिए सर। बाकी युवाओं के लिए सरकार ने
देश का एक भविष्य है युवा। कौशल बढ़ाएंगे, रोजगार मिलेंगे। 200 के लगभग मेले लगाने का इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। विदेश में जाने की एक बहुत भावना, भावुकता और इच्छा जागरूक है आज के युवा के अंदर। ये विदेश में जाने के लिए 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और प्लेसमेंट सेल भी बनाया सरकार ने। अच्छी बात है। बेरोजगारी का दूर करने का और कोई तरीका नहीं। या प्राइवेट सेक्टर है या जो लोग बाहर जा कर के चाहते हैं कि हम कुछ अपना रोजगार धंधा करें, किसी पे ज़मीन नहीं है, किसी पे, खास करके जो युवा वर्ग है सर, वो हाथ को काम चाहता है। यदि वो हाथ को काम नहीं चाहता तो इसलिए आज ये नौबत आई है कि हर युवा वर्ग विदेश के अंदर चाहता है कि मेरे को वीज़ा दे दिया जाए। और ये एक सेल जो बनाया है आपका, प्लेसमेंट सेल, कौशल जिसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा प्रावधान किया है। और महिलाओं के लिए बसों के अंदर जो खास करके हमारी बेटियां हैं, ये साथी एक जो है शब्द ला करके किया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं सर कि किसान के बारे में बात रखी गई। किसान की बात तो कही गई है कि वो सबका पेट भरता है और यदि किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु मैंने पिछले अपने उस बजट उसमें भाषण में भी कहा था, अभी भाषण में गवर्नर साहब के, कि जो लोग भूमिहीन लोग हैं वो जोतते हैं खेत को, बटाई पे लेते हैं, ठेके पे लेते हैं या हिस्सा पत्ती के हिसाब से लेते हैं। जो आपदा आती है खास करके प्राकृतिक, बरसात ज़्यादा हो गई, ओले पड़ गए, आग लग गई, वो जो कंपनसेशन देती है सरकार, वो उसको जाता है जो भूमि जिस मालिक है। उस भूमि मालिक के पास जाने से सर क्या होता है कि वो कोई बम्बई बैठा है, कोई बड़े बड़े जो है मालिक है, कोई दिल्ली बैठा है, और वो आदमी वंचित रह जाता है जिसने उसको फसल को उगाया। तो ये एक प्रावधान किया जाए कि जो गिरदौरी जिसके नाम होती है उसी को नहीं, असली मायने में जो जिसने वो फसल उगाई है वो मुआवजा उसको ही मिले। तो मेरा ये आपसे, आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। सर किसान के साथ संबंधित है कि हमारा पशुधन है वो किसान के साथ जुड़ा है। इसी पे अब जमीन तो घटती जा रही है कि जिसके पास 50 किले थे वो 20 पे आ गया, 20 वाला 5 पे आ गया, 5 वाले के पास कुछ रहा नहीं। पशुधन को हम ज़्यादा महत्व दें। पशुधन के अंदर खास करके वीटा जो है, वीटा का एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा व्यवसाय है कि इसने वेरका को भी मात कर दिया। वेरका दूध से हम हरियाणा का जो हमारा वीटा का मार्का है, हर प्रोडक्ट इसकी कामयाब हो रही है। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसे, बजट, उसकी सब्सिडी, उसके अंदर ध्यान ज़्यादा दिया जाए ताकि हर किसान पशुपालक जो है वो दूध को ज़्यादा मात्रा के अंदर अपना भी सके इस धंधे को। और यही एक सबसे बड़ा उपाय होगा कि कृषि भूमिहीन लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है वो ये अपना करके अपना रोजगार कर सकते हैं। सर एक मिनट सर, मैं शिक्षा के संबंधित कहना चाहता हूँ। मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या 138 से बढ़ाकर 500 कर दी। और शिक्षा की दृष्टि से हमारी शेड्यूल कास्ट कमेटी, SCBC कमेटी ने पीछे हमने एक मुद्दा यही उठाया था कोरोना जब हुआ कि जिन बच्चों के पास टेलीफोन नहीं, टैब नहीं, और ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया सारा, इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर वो गरीबों के बच्चे रह गए, उनके पास कोई साधन नहीं था। वो या तो कुछ दिन के लिए अमीरों के या साधन संपन्न लोगों के बच्चों के साथ मिल करके देखते रहे, बाद में उन्होंने मना कर दिया कि रोज का किस्सा ठीक नहीं है। सरकार ने प्रावधान भी कर दिया और मेरे ख्याल का शिक्षा मंत्री जी ने अनाउंस भी कई बार कर दिया और ये भी बात कर दी कि इस पर पैसा बजट भी जो है इतना लगेगा, परंतु साल तो वो निकल गया
ऑनलाइन के अंदर करते करते आगे का धन्यवाद कर दो। आगे पता नहीं जो है ना उसका टाइम फिक्स कर दिया जाए। कर दिया तो हैं? कर दिया मेरे ख्याल से मई में बोल रहे तो वो तो साल गया ना। मेरा कहने का भाव तो ये है कि वो तो बेचारे एक साल पीछे जो है ना पिछड़ गए, और वो आप जो बांटोगे धन्यवाद जी। उसको भी खास करके देहात के अंदर जो लोग उसका नाजायज फायदा ना उठा सके, जो जिन लोगों के पास गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले हैं, और आपके पास 1,80,000 रुपए की जिसकी आमदन है, तो लिखित में दे दो उनको आप। पहल दी जाए। मेरा कहने का भाव ये है। 10वीं 11वीं 12वीं सबको आप बाकी तो किसी को सोने के दे दो। नहीं सब तो हमारा भाव है। सरकारी स्कूल में चौधरी साहब गरीब ही बच्चे हैं ज्यादातर, उनमें कोई छांट नहीं। हमने 10वीं 11वीं 12वीं सबको एक तरफ। ठीक है। वो भूमिहीन लोग जो है ना, उनके पास समर्था होती है तो पहले ही ले लेते हैं, अपने कहां से ले वो जाकर। तो मैं आपसे जो बात ये करता हूं कि भाई ये सारी की सारी बजट का मैं समर्थन करता हूं। मैं धन्यवाद। बुलेटिन के बीच में वक्त हो चला है हेडलाइंस का। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक पुष्पा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन आज सदन में रजिस्ट्री में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया। रजिस्ट्री मामले पर सीएम ने दिया जवाब। प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने बचने का रास्ता निकाल लिया। स्टेट विजिलेंस टीम तहसीलदार और डीटीपी की हुई मेडिकल जांच। डॉक्टर ने बताया डीटीपी विक्रम सिंह की हालत ठीक। तहसीलदार राजबख्श का बढ़ा हुआ था बीपी। आरोपियों के आज कोर्ट में की जाएगी पेशी। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 105 और एक बार फिर आपको विधानसभा की कार्रवाई में लिए चलते हैं। नहीं, नोट कहां कर रहे तो मैंने उठाए जो है ना। हो गया। आप भी ऐसा है कि भाई बस अड्डे की बात बता दो क्या है, फिर इसके बाद मैं हम पंडित जी मैं आपको आदरणीय मंत्री महोदया 1 साल ना हो तो बता दो, बस अड्डा खुले हो तो बता दो, कोई कार्रवाई टेंडर हो तो बता दो। कब्जा तो हमने लिया, अपने के लिए कब्जा 2.5 साल का कब्जा तो हमने लिया सर। और उसके बाद बाईपास का मैं धन्यवाद करता हूं कि बाईपास हमारी चीके की बना दिया। और एक बस अड्डा जो है ये बने सीवण के अंदर, उसकी बस अड्डा के अलावा हमारा म्यूनसिपल कमेटी बन गया। उसकी आबादी कम से कम 25,000 की है अब भी, और बस अड्डा वहां मंत्री जी का नोट करा दो, सारे बना देंगे, कोई बात नहीं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम दिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूं। होंगे। थैंक यू। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं शुरुआत करना चाहूँ सर, जैसे किसी आदमी की पहचान उसकी ब्रांडेड कपड़े से नहीं होती, उसके करैक्टर से होती है। स्पीकर सर, ऐसे ही अच्छी सरकार की पहचान उसके कार्य से होती है। सरकार ने बजट पेश किया। ये बजट मात्र एक घोषणा, जैसे कोई चुनाव आने वाला हो, और इसमें आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, एससी बीसी को कोई राहत नजर नहीं आ रही। बजट होना चाहिए आम आदमी की सोच का कि गरीब से गरीब आदमी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, उनको सरकार क्या सहायता कर सकती है। लोहे का काम करता है, सफाई कर्मचारी है गांव में, वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, अपने बच्चों को कैसे पैरों पर खड़ा करे। हमारी सरकार में एक स्कीम हुआ करती एससी बीसी के लिए, भेड़ पालन के लिए सस्ती ब्याज पे होता था। मोटर गाड़ी लेना चाहे कोई किराए पर चलाने के लिए
तो ये स्कीम है अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो सरकार की ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे आम आदमी खड़ा हो सके। रही बात मुख्यमंत्री जी की, शायद सभी हलकों में घोषणा होंगी, हमारे यहां भी 3 घोषणा सीएम साहब ने की थी। एक स्टेडियम की बात, एक पार्क की। एक हमारे खरखोदा हल्के का खांडा गांव है और उसमें आर्मी बच्चों के ट्रेनिंग सेंटर की बात की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं। हाँ, एक स्टेडियम बना है, स्टेडियम तो कह नहीं सकते उसको हम, वो एक तरह का इस तरह है जिस तरह किसी फार्म हाउस का कोई आंगन हो, उसमें सिवाय खो खो फिजिबल हो सकते हो, दूसरा कोई गेम नहीं। डिप्टी स्पीकर सर, आज मैं क्या अकेला, सभी सदस्य जितने भी हैं, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या चाहे शहर के पानी की निकासी की हो, चाहे गांव में तालाबों की निकासी की हो। ये एक इतना बड़ा वो है कि हर गांव, हर शहर, हर वार्ड इस बात से जूझ रहा है। दूसरी बात, प्रदेश में मैं तो अपने हिसाब से कहना चाहूंगा कि सड़कों के जो हालात हैं, शायद ही कोई विधायक के हल्के में ऐसा होगा और भाई मेरे हल्के में कोई सड़क खराब नहीं। मैं तो समझता हूं नई जो स्टेट की सड़कें, नई सड़कें बनाने की बजाय पुरानियों को ठीक कर दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार में खरखोदा में बाईपास बना था, हुड्डा साहब ने, हमारी सरकार में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने खरखोदा को एक वैली की तरह प्रोजेक्ट किया था कि भाई यहां क्या क्या दिया जाए। दिल्ली के नजदीक, मात्र 9 किलोमीटर दिल्ली हमारे से, अब खरखोदा में